अगेन एक एसएमई आईपीओ है जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ये आईपीओ जो है 28 जुलाई से 1 अगस्त तक खुला रहेगा और इसका जो लिस्टिंग है स्टॉक मार्केट में वो 9 अगस्त को हो जाएगी। इसके बाद आप नॉर्मली इसमें ट्रेड कर पाएंगे। अब ये कंपनी जो है इसका नाम है झील ग्लोबल सर्विसेज लिमिटेड। ये कंपनी करती क्या है, एक लॉजिस्टिक्स कंपनी है जो कि कार्गो एयर के थ्रू भेजती है, मतलब फ्लाइट्स के थ्रू भेजती है। और इसी के साथ में ये प्रमोशन भी करती है जो एयरलाइंस होती हैं उनका। और साथ में पैसेंजर अब एयर के थ्रू भेजती है तो कार्गो भी भेज सकती है। कई बार जो कंपनीज होती हैं उनके पैसेंजर्स को भी ये कार्गो मतलब ये फ्लाइट के थ्रू ट्रांसपोर्ट करती है या फिर पहुंचाती है एक जगह से दूसरी जगह। सो मोस्टली यही इसका मेन काम है, सेल्स का, मार्केटिंग का, एडमिनिस्ट्रेशन का, ऑपरेशंस का, जो कि इसी बिजनेस से रिलेटेड का। अब कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है ये तो काफ़ी अच्छा लग रहा है दिखने में और फ्यूचर में भी बढ़ने की उम्मीदें हैं इसकी साथ, क्योंकि एआई का जो आने वाला है काम, बट उसके अंदर में इनकी थोड़ी सी मदद ही हो जाएगी। इनके बिजनेस मॉडल में कहीं इफेक्ट आने की उम्मीद नहीं लग रही है। अब यहाँ पर अगर दूसरी चीज़ों की बात करते हैं, कंपनी हमसे क्या चाह रही है, तो यहाँ पे कंपनी 103 रुपए के ऊपर अपना शेयर लेके आई है फिक्स प्राइस के ऊपर में, और 1200 का लॉट साइज रखा है। तो यहाँ पे 1,23,600 रुपए की आपको जरूरत पड़ने वाली है एक आईपीओ की फाइल के लिए। यहाँ पे कंपनी 36 करोड़ 46 लाख रुपए स्टॉक मार्केट से उठाना चाह रही है। और इन पैसों का कंपनी क्या करने वाली है, तो कंपनी बोल रही है कि मैं अपने जो सब्सिडरी बिजनेस है, कंपनी की सब्सिडरी है, उसके बिजनेस को एक्सपेंड करने में मदद करने वाली हूँ। और थोड़ा सा बहुत जो मेरे डेट है 12 करोड़ का, उसको मैं थोड़ा बहुत चुकाने वाली हूँ। और वर्किंग कैपिटल नॉर्मल जो नॉर्मल रोजमर्रा का काम है कंपनी के अंदर में, उसमें पैसे खर्च करने वाले हैं। और आईपीओ के अंदर जो खर्चा हुआ है उसका पैसा यहीं से चुकेगा। अब कंपनी जो है ये अब तक क्या किस तरीके से कमा रही है, कितना कमा रही है, उसकी अगर बात करते हैं तो रिसेंट रिजल्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने 95 9 महीने के अंदर 95 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, जिसमें से 8 करोड़ इन्होंने नेट प्रॉफिट जनरेट किए। बट यहाँ पर एक थोड़ा सा देखने वाली बात यह है कि इसके जस्ट एक साल का रेवेन्यू इन्होंने 121 करोड़ का किया है और उसमें इन्होंने 5 करोड़ का ही नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। बट जो आईपीओ ईयर है इसमें अचानक इनके प्रॉफिट्स कैसे बढ़ जाते हैं, मैं हर बार यही मेरे को दिमाग में खटकती है बात कि अचानक कैसे बढ़ जाते हैं, वो भी आईपीओ ईयर में ही। और यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि सेल कोई रेवेन्यू कोई अचानक अच्छा खासा बढ़ गया है। यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा प्रोजेक्ट भी करते हैं 3 महीने आगे का, तो यहाँ पे 125 करोड़ के आसपास में इनका टोटल रेवेन्यू पहुंच जाएगा। 127 करोड़ के आसपास में। उस हिसाब से भी अगर इनका नेट प्रॉफिट जो है ये अचानक पुराने वाले, अगर नेट रेवेन्यू जो है इनका रेवेन्यू जो है वो पुराने साल के बराबर में ही पहुंचने वाला है, बट जो नेट प्रॉफिट्स हैं वो लगभग डबल होने वाले हैं। मतलब डबल तो नहीं होंगे ऑफ कोर्स, बात है, बट 12 करोड़ के आसपास में ऑफ कोर्स डबल से भी ज्यादा होने वाले हैं एक्चुअली नेट प्रॉफिट्स। पता नहीं कैसे हो जाता है भाई। नेटवर्थ की अगर बात करते हैं तो 21 करोड़ की इन्होंने नेटवर्थ है अभी रिसेंट डेटा के अकॉर्डिंग। ऑफ कोर्स कोई क्लाइंट जो है नया आया होगा कंपनी के अंदर में, मतलब कोई इन्वेस्टर नया है जिसने पैसे दिए कंपनी को, जिस वजह से नेटवर्थ बढ़ी है। बोरोइंग है वो 1 करोड़ से बढ़ के सीधी 12 करोड़ हो गई। इनकी कमाई बढ़ गई बोरोइंग बढ़ने के बावजूद भी, मतलब इंटरेस्ट का पैसा भी पे करना उसके बावजूद भी इनकी इनकम बढ़ गई, वो भी आईपीओ ईयर में। ग्रेट। टोटल एसेट्स जो है 49 करोड़ के हो गए हैं लेटेस्ट रिजल्ट के अकॉर्डिंग। तो अगर रेवेन्यूज़ की हम बात करते हैं कंपनी का, अगर ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रोथ इन्होंने एक्सपोनेंशियली अच्छी खासी दिखाई है। बट जो इस साल है पिछले साल के कंपैरिजन में ग्रोथ थोड़ी सी कम है, थोड़ी सी नहीं थोड़ी सी ज़्यादा ही कम है। अगर उसको कंपेयर करते हैं पिछले साल को उसके पिछले साल से कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे जो ग्रोथ है डबल है, 100% की ग्रोथ है। सो यहाँ पे ऑन एन एवरेज कंपनी का जो रेवेन्यू स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा डगमगाया हुआ है, मतलब ऐसे ऐसे अचानक रेवेन्यू बढ़ जाते हैं फिर नीचे गिर जाते हैं, इस टाइप से चल रहा है। और अब अब कंपनी के जो इसको थोड़ा सा कंपेयर करके देख लेते हैं कि कंपनी जिस हिसाब से कमाई कर रही है उस हिसाब से पी और पीबी रेशियो निकालने के बाद में नेटवर्क के बेसिस के ऊपर हम लोग एक बार ट्राई करते हैं और उसको कंपेयर करने की कोशिश करते हैं कॉम्पिटिटर्स के साथ में। अब इन्होंने अपने कोई कॉम्पिटिटर लिस्टेड तो नहीं बताए हैं अपने डीआरएचपी के अंदर में, बट हमने एल कार्गो, गाती और वीआरएल लॉजिस्टिक्स के साथ में इनको कंपेयर करने की कोशिश करेंगे जिससे हमें थोड़ा सा आइडिया पड़ जाए कि क्या चल रहा है। सो यहाँ पर पहले इसका पी और पीबी रेशियो निकाल लेते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई बाय 103। सो यहाँ पे 137 करोड़ की इसने टोटल अपनी वैल्यू लगाई है। इसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं लेटेस्ट और पिछले साल का जो है रिजल्ट दोनों का एवरेज निकाल के वहाँ पर उनको डिवाइड कर देते हैं ताकि हमें एक थोड़ा सा सही अंदाजा पड़ जाए। तो 8 करोड़ के आसपास में हम इसको ले लेते हैं। सो यहाँ पे 17 का पी हमें देखने को मिल रहा है। अब जो गति है उसका जो पी है वो तो है ही नहीं। दूसरा वी आर लॉजिस्टिक्स का 20 का पी है, एल कार्गो का 12 का पी है। तो यहाँ पे हमें पी तो अच्छा नज़र, मतलब इतना भी अच्छा नज़र नहीं आ रहा है, ठीक ठाक नज़र आ रहा है। क्योंकि ये जो गति है एल कार्गो है ये सामान डिलीवर करती हैं, ये थोड़ा सा बिजनेस मॉडल थोड़ा सा अलग है इसका। झील क्या नाम है, झील ग्लोबल सर्विसेज का, इसका थोड़ा सा बिजनेस मॉडल थोड़ा अलग है। ये प्रमोशन भी करती है, साथ में पैसेंजर्स को भी ट्रांसपोर्ट करती है,
कार्गो भी ट्रांसपोर्ट करती है और पूरा फ्लाइट के थ्रू ही करती है, तो बिजनेस मॉडल थोड़ा अलग है, कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं बस हम लोग। तो इसका थोड़ा खर्चा है, जो एक्सपेंस है वो थोड़ा बढ़ता है, जिसकी वजह से अगर हम कंपेयर करके देखते भी हैं तो हमें ऑन एन एवरेज इतना बुरा नहीं नजर आ रहा है पी रेशियो में, जो कि हमने एवरेज पी लिया, लेटेस्ट पी तो हमने लिया भी नहीं, लेटेस्ट रनिंग्स के बेसिस पे तो हमने कैलकुलेट भी नहीं कर रहा है, तो हमें अच्छा नजर आ रहा है पी। तो दूसरा हम पीबी रेशियो की अगर साथ में बात करते हैं, सो यहाँ पर नेटवर्थ जो है रिसेंट वो है 21 करोड़ की। सो हम इसको डिवाइड कर देंगे 21 करोड़ से, सो ये आ गया 6.5 का पीबी रेशियो में देखने को मिल रहा है। तो गति का 3 का है, इसका 2 पॉइंट इस और 6 इसका 7 का वीआर लॉजिस्टिक्स का, तो लगभग हमें पीबी रेशियो में भी इतना पॉइंट मतलब बुराई नज़र नहीं आ रही है अभी तक। तो नेक्स्ट दूसरी बात है कि इसके पास में जो पैसे जाने वाले हैं 36 करोड़ के आसपास में, ये इसके पी रेशियो को भी थोड़ा सा सुधारेंगे और पीबी रेशियो को भी सुधारने वाले हैं। सो नेटवर्थ बढ़ेगी, पैसा जाएगा, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत लोन भी चुकाएंगे, मान के चले आधा लोन चुका देंगे, तो यहाँ पर अगर 10% से भी इन्होंने अपना लोन ले रखा है, सो यहाँ पे 6 करोड़ का मतलब 60 लाख रुपए की इनकम बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे पी रेशियो जो है 17 से सुधर के सीधा का सीधा 15 के आसपास में आ जाएगा। और पीबी रेशियो जो है 6 का जो इनका है पीबी रेशियो है वो भी सुधर जाएगा, वो लगभग कितना हो जाएगा, अगर हम उसका एक लगभग अंदाज़ा लगा रहे हैं, हम बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं जाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, सो ये हो जाएगा 4 साढ़े 4 के आसपास में पीवी रेशियो होने की उम्मीदें हैं। सो 4 साढ़े 4 नहीं, 3 का, सो हो गया 4 5 के आसपास में पीवी रेशियो होने की उम्मीदें आफ्टर द आईपीओ। सो ओवरऑल वैल्यूएशंस इतनी अच्छी भी नहीं है तो इतनी बुरी भी नहीं है, हम एक नॉर्मल वे में इसको देख सकते हैं। सो वैल्यूएशन के बेसिस के ऊपर अप्लाई करना तो मुझे ठीक नहीं लग रहा है। बाकी अगर इनके जो लीड मैनेजर्स हैं उनके अगर पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर एक बार देख लेते हैं, और साथ ही साथ ट्रेंड कैसा बना हुआ है स्टॉक का उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। सो जील ग्लोबल सर्विसेज अभी तक कोई ट्रेंड नहीं बना क्योंकि जीएमपी यहाँ पे 0 दिखा रहा है, बट अगर आपको यहाँ पे जीएमपी 30% से अबव देखने को मिलता है लास्ट क्लोजिंग डेट तक, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं लिस्टिंग गेंस के लिए, अदरवाइज इग्नोर करें तो ज़्यादा ठीक है। और बाकी इसके जो एक्सपर्ट्स हैं जो ये आईपीओ लेके आए हैं, उनकी जो परफॉर्मेंसेज रही है पास्ट आईपीओ के अंदर, वो ऑन एन एवरेज वहीं पर रही है जहाँ पर स्टॉक कर रहा है, ज़्यादा इतना कोई गेन देखने को मिला नहीं है। सो फाइनली सी यू टुमारो।